Welcome, my dear students of class 7th. As you know, we are doing the first chapter of civics, that is democracy. And today we will study about the emergence of the democracy. Emergence of democracy means किस प्रकार डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई उसके बारे में स्टडी करना है। इससे पहले हमने स्टडी किया था कि डेमोक्रेसी है क्या, एंड वी हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इमर्जेंस एंड दैट इज एवोल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी. And we will study the emergence of democracy with the help of three phases. First phase, the classical era. In the classical era, we will study the first time when the democracy started. The democracy first flourished in the Greek city-states, reaching the fullest expression in the ancient Athens. सबसे पहले कहाँ पर डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई? ग्रीक city that names Athens, and that time the citizens who were the members of the assembly participated directly in making the laws. A democracy of this sort was possible only in the small states where the people were politically educated, which was limited since the majority of the inhabitants were slaves or non-citizen. और इस तरह की उस टाइम जो डेमोक्रेसी थी, उस टाइम कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे? जो असेंबली के मेंबर्स थे और पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन मेकिंग द लॉज, और लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे, और जिन्हें पॉलिटिकली नॉलेज थी, पॉलिटिकली एजुकेटेड भी थे. दे पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, एंड दैट टाइम पॉपुलेशन वाज लेस, एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल for directly participate in the decision making process, and most of the citizen at that time were slaves and non-citizen. Non-citizen means जो उस state के या उस city के नहीं थे, and most of them are slaves. Slaves means गुलाम थे. जो गुलाम थे और जो non-citizen थे उनके पास तो right नहीं था law making decision में participate करने था. That's why the population was less, members were less, and they can directly participate in the decision making process, and this type of democracy was known as direct democracy. In this period and in the Middle Ages, ideal crucial to modern democracy such as representation was 12. पर जैसे जैसे पॉपुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज हुई तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, डिफ़िकल्टी आने लगी कि हाउ द ऑल द पीपल्स पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस, एंड दे स्टार्टेड द रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी दैट टुडे नाउ इन द प्रेजेंट डेज दैट वाज फेमस एंड दैट वाज पॉपुलर. नेक्स्ट फेज इज second phase of the democracy, that is emergence of democratic idea and beginning of the democracy. And we start with the England. इंग्लैंड में उस टाइम किस प्रकार की डेमोक्रेसी शुरू हुई? In England, the story of emergence of democracy, however, began towards the end of the 18th century. 18th century के एंड में शुरू हुई. 18th सेंचुरी का एंड मीन्स 1789 या उसके बाद आइड लगा सकते हैं. दैट इज इन इंग्लैंड ए पॉपुलर रिवोल्ट ब्रोक आउट इन 1688 विच पुट एन एंड टू द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जेम्स सेकंड. वहाँ पर पहले एक राजा था, दैट इज जेम्स सेकंड, उसका रूल था. वो अपनी ऑटोक्रेटिक मीन्स अपनी मनमर्जी से सारे काम करता था. उस रूल के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया इन 1688 में. आफ्टर द रिवोल्ट विच वॉज पॉपुलरली नोन एज ग्लोरियस रेवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टेब्लिश. तो एक नई रूल्स इस्टेब्लिश हुआ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. है तो राजा का रूल था, पर दैट रूल वाज डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस पर लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसके अकॉर्डिंग स्टेट में, इंग्लैंड में रूल किया जाता. राजा को उसके अकॉर्डिंग रूल करना था. दैट टाइप ऑफ नोन एज
constitutional monarchy. The power passed into the hands of the parliament, which laid down the foundation stone for the democracy or the democratic ideas. Means अब सारी पावर किसके पास थी? पार्लियामेंट. एंड दैट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती थी एंड जिससे एक नई तरह की डेमोक्रेसी का नींव रखी गई, फाउंडेशन रखी गई. उससे पहले क्या होता था? सारी पावर किसके पास थी? मोनार्क मीन्स राजा के पास पावर थी. क्लियर? वो सारे फैसले खुद ही करता. इन अमेरिका 1776 13 colonies of America revolted against the British rule. 1776 में अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो कि ब्रिटिश के अंडर थी, उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया. कॉलोनीज मीन्स क्या होता है? जब कोई पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना कंट्रोल करती है, अपने अकॉर्डिंग रूल करती है, उसे उस कंट्री की कॉलोनी बोला जाता है. जैसे 1947 से पहले जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी तो ब्रिटिश लोगों का इंडिया पर रूल था, तो इंडिया उस टाइम ब्रिटिश लोग की कॉलोनी थी. दिस रिवोल्ट लेड टू एन एंड ऑफ द फॉरेन रूल इन अमेरिका. इस रिवोल्ट के बाद अमेरिका में ब्रिटिश लोगों का रूल फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया. आफ्टर दिस रिवोल्ट विच इज़ पॉपुलरली नोन एज अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन अमेरिका. और इस वार को हम किसका नाम देते हैं? अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस. इस वॉर के बाद अमेरिका में भी कौन सी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई. यानी वहाँ पर भी अब काम किसके हाथ में था? किसी एक के हाथ में पावर नहीं थी. डेमोक्रेसी मीन्स ऑल द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रूलर्स. फ्रांस. Now in France, the French Revolution of 1789 gave the ideas of the liberty, equality and the fraternity. These ideas inspired democracy all over the world. और 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो भी किसके लिए हुआ था? मोनार्क के अगेंस्ट. जो अपनी पावरफुल मोनार्क के हाथ में पावर थी वो अपना कंट्रोल कर रहा था, निरंकुश पावर थी, अपनी मनमर्जी कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था 1789 में. और उससे हमें 3 आइडियल्स मिले. दैट इज़ लिबर्टी मीन्स हमें सबको क्या चाहिए? आज़ादी. इक्वालिटी समानता चाहिए, सबको समान अधिकार चाहिए. एंड फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स हम सब मिलजुल कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे. एंड दीज आइडियाज इंस्पायर्ड डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट मीन्स जो सभी डेमोक्रेसी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इन्हीं 3 आइडियल से इंस्पायर हुई है. और उन्होंने जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं इन्हीं के बेसिस पर दिए हैं. फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव द 6 फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर बेस्ड ऑन दिस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फॉर एग्जांपल हमें इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वोट डालने का राइट है. सबको जो 18 ईयर से अबव एज का है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, जेंडर का हो, रेस का हो, उसको वोट डालने का राइट है. लिबर्टी मीन्स सभी को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट मिला है. फ्रेटर्निटी मीन्स सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं. इसके अलावा हमें सभी को काम करने के राइट, ये सारे जो राइट्स मिले हैं दीज आर बेसिस ऑन दिस 3 आइडियाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. Now we will study about the third phase of the democracy. Third phase democracy in the contemporary world. तो हमारे वर्ल्ड उनकी 2 वर्ल्ड वार हुई है. दैट इज़ इन 1914 से 1919 तक एंड 1939 to 1945. And this period from the 1919 to 1939 was referred to as the temporary victory of the democracy in Europe, especially in the countries like France and Germany. तो इस तरह की जो 1919 से लेके यहाँ तक का टाइम है उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम था कि हमें लगा कि हम डेमोक्रेसी की जीत हो रही है, डेमोक्रेसी एक अच्छी टाइप की गवर्नमेंट है. बट इन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, पर 1929 में एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन आ गया, यानी पूरी इकॉनमी में मंदी छा गई, सारे काम धंधे बंद होने शुरू हो गए, लोगों के पास काम काज नहीं था,
धीरे धीरे इकॉनमी डिप्रेशन में जाती जा रही थी, तो लोगों ने इसका ब्लेम किसको दिया? डेमोक्रेसी को, कि अगर उस टाइम डेमोक्रेसी ना होती, किसी एक का रूल होता तो डिक्टेटरशिप होती, यानी किसी एक के हाथ में पावर होती, तो इस तरह की मंदी का सामना नहीं करना पड़ता। बट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द विक्ट्री फॉर द डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न यूरोप, वेयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वर एस्टेब्लिश बेस्ड ऑन द जनरल विल ऑफ देयर पीपल। पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई तो डेमोक्रेसी की विक्ट्री हुई, एंड उसके बाद इस तरह की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, मींस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसमें कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और वो लोगों के बिहाफ पर रूल करेंगे, उनकी तरफ से रूल करेंगे। However, the countries of the Central and the Eastern Europe become undemocratic। पर कुछ कंट्रीज जो यूरोप की थी वो अनडेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेटिक नहीं थी। सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स इन साउथर्न यूरोप ए नंबर ऑफ राइट्स विंग अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप कंटिन्यू। पर कुछ एरिया में अभी भी डिक्टेटरशिप कंटिन्यू थी। इन द साउथ ईस्ट एशिया political division in the both Korea and Vietnam escalated into wars। साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ? पॉलिटिकल डिवीज़न, कोरिया और वियतनाम के बीच में दोनों का बंटवारा हुआ, जिस कारण उनके बीच में वार शुरू होगी। वेरियस पॉलिटिकल पावर्स लाइक वेस्टर्न ब्लॉक, चाइना, सोवियत यूनियन वर एट राइवलरी। वो एक दूसरे के, चाइना ये सब पावर एक दूसरे के अगेंस्ट थी, टू गेन द अपर हैंड ओवर दिस रीजन। और कोरिया और वियतनाम इस एरिया पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी। Thus, interest of the both democratic and non-democratic forces clashed in both these countries। तो इन कंट्रीज़ को लेके डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच में क्लैश मीन्स वार्स शुरू हो गई। न्यू वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी स्वेप्ट अक्रॉस यूरोप इन 1970 and late 1980 when representative governments were instituted in the southern and the central and the eastern nation of the Europe। पर 1970 तक और 1980 तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट साउथर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर हो गई। क्लियर अबाउट दैट? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ democracy. From the historical point of view, there are two types of democracy, that is direct democracy and indirect democracy। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, direct and indirect। What is the difference between them? It is the oldest and the real form of democracy। It is still practiced in the Switzerland। In this type of democracy, people directly participate in managing the state affairs। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें जितने भी लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी स्टेट के अफेयर्स होते हैं, कौन से रूल्स बनने, कैसी प्लानिंग होगी, क्या एम होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी फैसले लिए जाते हैं, कुछ लोग सब इकट्ठे होते हैं और सभी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। और जी उन एरिया में पॉसिबल होती है, दी सिटी स्टेट हैड अ स्मॉल पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, एंड ऑल द अडल्ट सिटीजन कुड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सभी जो अडल्ट सिटीजन्स हैं जिनकी एज होती है जो वोट के लिए है, उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते, तो सभी सिटीजन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट एट प्रेजेंट दीज सिटी स्टेट हैव गिवन वे टू नेशन स्टेट एंड बिकॉज ऑफ द इमेंस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। पर अभी आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, तो सभी लोग इकट्ठे एक जगह बैठकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और सेकंड, जो कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें, या फिर उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। दैट इज़ वाई सेकंड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ मोस्ट पॉपुलर। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम सभी लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। सभी लोग क्या करते हैं, जिनकी एज वोट के लिए होती है, अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स
सभी को बिना डिस्क्रिमिनेशन के वोट डालने का राइट मिल जाता है। थ्रू these elected representatives, the administration of the state is carried out and they are responsible for executing their power. इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम करते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग देयर पावर, और हम सारी पावर किनको दे देते हैं? उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को। इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रिवलेंट इन द कंट्रीज लाइक इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए एंड फ्रांस। और इंडिया में भी, इंग्लैंड, यूएसए में, फ्रांस और मोस्ट ऑफ द मैनी कंट्रीज indirect democracy is popular these days. That's all for today. In the next video, we will study about the key features of the democracy. Thank you for watching the video.